हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रतिका रस्तोगी एक बार फिर से आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल एमिनेंस क्लासेस पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट थ्योरी। ये क्लास 11th का पहला चैप्टर है एनसीईआरटी में से। सेट थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो वेरियस ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स के लिए बेसिक का काम करता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सेट का कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारी प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैथ्स के आप किसी भी ब्रांच की बात कर लीजिए, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे आप प्रोबेबिलिटी की बात करें या किसी भी मैथ्स के इंपॉर्टेंट ब्रांचेस की आप बात करें, सब में सेट्स का रोल प्रेजेंट रहता है। तो सेट की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। कहने को तो ये बहुत ओल्डेस्ट टॉपिक है, लेकिन फिर भी यंगेस्ट है ये, ऐसा GH हार्डी ने कहा है। ठीक है, जो सेट थ्योरी है वो डिस्कवर की गई थी जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर के द्वारा, और उनने इस चीज़ को तब स्टडी किया था जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ पे वर्क कर रहे थे। तब उन्होंने सेट थ्योरी के बारे में जाना था और फिर उन्होंने उस चीज़ की डिस्कवरी की थी, डेवलप किया था इस चीज़ को। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि ये सेट आखिर होता क्या है। आप लोगों ने सुना होगा, जनरली फीमेल्स ने तो जानती ही हैं उस चीज़ को। आपने सुना होगा कि कोई लड़की कह रही है कि मुझे अपनी शादी के लिए सेट ख़रीदना है ना। या बचपन में लड़कियों बहुत खेलती हैं, किचन सेट के साथ खेलती हैं। तो क्या होता है ये, देखिए, जब वो कह रही है कि शादी के लिए सेट ख़रीदना है, मतलब ऑब्वियसली ज्वेलरी सेट ख़रीदना है, तो ज्वेलरी सेट क्यों बोल रहे हैं उसको वहाँ पे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, आपके लिए नेकलेस हैं, ईयरिंग्स हैं, मांग टीका है, बैंगल्स हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो ये सेट बना रहा है ना, तो एक पर्टिकुलर काइंड की चीज़ें जब हम एक साथ अगर उनको ले लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उन्हें सेट बोलते हैं। ऐसे जो हम किचन सेट की बात करें तो किचन सेट में क्या क्या आता था, किचन से रिलेटेड जो भी आइटम्स होते थे हमारे, वो सारे उसके अंदर प्रेजेंट होते थे, है ना। तो इसलिए उसको सेट बोलते हैं। मतलब सेट क्या हुआ, सेट बेसिकली एक कलेक्शन है। कलेक्शन लेकिन क्या रैंडम चीज़ों का है? नहीं, जो एक ही टाइप की हैं या एक ही चीज़ से रिलेटेड हैं। जैसे ज्वेलरी सेट क्या हुआ, वो ऐसी चीज़ें ना जो एक लड़की पहनती है, तो वो सारा एक कलेक्शन बन गया। ठीक है, किचन सेट मतलब किचन से रिलेटेड जो भी आइटम्स होंगे वो उसके अंदर आएंगे, और कोई चीज़ उसके अंदर नहीं आ रही है। तो सेट एक्चुअली क्या हो गया, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, क्यों वेल डिफाइंड क्यों बोल रहे हैं। देखिए, सेट में वही चीज़ें आ सकती हैं जो कि सबके लिए यूनिवर्सली ट्रू मानी जाए, जैसे कि वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, है ना। जो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे वोवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं, AEIOU, ये सबको पता है और ये यूनिवर्सली ट्रू है, किसी के लिए अलग नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो 5 ओशंस है, ये सबको पता है और ये वेल डिफाइंड है। कोई, मैं अगर कहूँगी तो भी उसे 5 ओशंस ही बोलूँगी, कोई सेकंड पर्सन कहेगा तो भी उसे 5 ओशंस ही बोलेगा, है ना। आप वर्ल्ड में किसी से भी पूछेंगे सब वही आंसर देंगे। लेकिन अगर मैं पूछूँ बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड, तो आपके लिए आंसर अलग होगा, मेरे लिए आंसर अलग होगा, है ना। अगर हम बात करें कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो सबके लिए आंसर अलग अलग होगा, क्योंकि जो टीचर्स मेरे हैं वो ज़रूरी नहीं है ना आपके भी वही सेम टीचर्स हों, है ना। तो इसमें क्या होगा, सबके लिए आंसर अलग अलग आ जाएगा। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बना। ठीक है, तो डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए कि क्या चीज़ सेट कहलाएगी और क्या चीज़ सेट नहीं कहलाएगी। सेट के लिए वेल डिफाइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट्स का डिस्टिंक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब सेट्स के अंदर हम रिपीट करके नहीं लिखते। जैसे 5 वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करेंगे तो वो AEIOU, ये 5 ही लिखे जाएंगे। 2 बार A लिख देने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो सेट बन जाएंगे, है ना। रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है सेट में।
देखिए सेट्स को रिप्रेजेंट जनरली हम लोग कैपिटल लेटर्स से करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स से सेट को डिनोट किया जाता है, और जो सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो स्मॉल लेटर्स से लिखे जाते हैं। ठीक है, अब वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, और अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो तो फिर अलग ही बात है ना। जनरली रिप्रेजेंटेशन जो होती है उनकी वो स्मॉल लेटर्स से होती है, एलिमेंट्स की जो सेट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और सेट खुद कैपिटल लेटर्स से डिनोट किए जाते हैं। आपको अगर याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पर, उसमें मैंने जो वेरियस टाइप्स के हमारे नंबर्स होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं। वो अल्फ़ाबेट्स कुछ और नहीं, एक्चुअली वो सेट्स ही तो हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। हालांकि थोड़ा रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदल जाता है, बिकॉज दिस इज़ नॉट नॉर्मल N, हमारा नॉर्मल N नहीं होता जो हम इंग्लिश में लिखते हैं, ये डिनोट कर रहा होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। और जो सारे एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हम लिखते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के लिए, उनको हम आगे स्टडी करेंगे कि सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है ना। कर्ली ब्रैकेट्स में ही लिखे जाते हैं जनरली सेट, लेकिन अब उसमें भी फॉर्मेट होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को लिखने का तरीका जैसे ये हो सकता है 1 2 3, अब ये आगे तक कंटिन्यू चलते चले जाएंगे, है ना, और भी होते हैं जो सारे। ठीक है, अब जैसे हम बात करेंगे अगर वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज़ V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो V इज़ इक्वल टू A E I O U। ठीक है, तो ये तरीका है हमारा सेट्स को रिप्रेजेंट करने का। अब देखिए हम इसे रीड कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई एलिमेंट अगर हमारे सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, जैसे ये एक एलिमेंट है A जो इस V सेट के अंदर है ना, तो हम इसको लिखते हैं इस तरीके से A बिलोंग्स टू V, और ये क्या होता है, इसको रीड करते हैं बिलोंग्स टू के तरह, और ये क्या होता है, ये ग्रीक सिंबल है एप्सिलॉन, जो फिज़िक्स में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। एप्सिलॉन का आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फिज़िक्स में, तो ये वही सिंबल है एप्सिलॉन, और इसको मैथ्स में हम यहाँ पे रीड करते हैं बिलोंग्स टू, मतलब कहते हैं हम A बिलोंग्स टू V। इसी तरीके से क्या कहेंगे, E बिलोंग्स टू V, I बिलोंग्स टू V, O बिलोंग्स टू V। अच्छा, अगर जो एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग नहीं करता तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज़ इसके अंदर R बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम उस चीज़ को कैसे लिखेंगे, R डज नॉट बिलोंग्स टू V। ठीक है, इस पे मतलब ये जो एप्सिलॉन है ना उस पे ऐसे स्लैंट लाइन कट कर दिया, तो ऐसे ही होता है ना, जैसे इक्वल टू से नॉट इक्वल टू बनाना होता है तो क्या करते हैं, एक स्लैंट लाइन खींच देते हैं ना उसके ऊपर, सेम हियर। ठीक है, क्या करेंगे, बिलोंग्स टू पे एक ऐसे लाइन खींच देंगे, तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये तरीका हो गया हमारे सेट के किसी एलिमेंट को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, है ना। किस तरीके से हम बात करेंगे कि सेट्स को हम उसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है नहीं है, हम कैसे बोलेंगे उस चीज़ को, तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट्स की एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, किस दो फॉर्मेट में हम जो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है हमें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।